अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नए चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब का हल्फ़ होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 16 सितंबर के बाद जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर अपना मनसब संभालेंगे। एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। एक सबसे बड़ी आइनी अदालत उसके सरबराह के तौर के ऊपर वो ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। लेकिन आज के इस वीलॉग में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना होगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब को। तो सबसे पहले तो जनाब इस मामले के ऊपर ज़रा अगर हम जो पिछला अहद है उसके बैकग्राउंड को अगर हम सामने रखें तो उससे हमें एक चीज़ तो बिल्कुल इस्टेब्लिश होती है कि जुडिशरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात रहे दो मौज़ूआत के ऊपर। पहला मामला था आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का। इस मामले के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सूरत में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को सस्पेंड कर दिया और केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा को बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे अहम और बड़ा चैलेंज जिसका सामना होगा वो ये होगा कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट कैसे करना है। अगर उमर अता बंदयाल साहब इस मामले को इसी तरह पेंडिंग छोड़ के चले जाते हैं और मामला फिर जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर आता है, तो फिर उनको या तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर इस मामले को जो 1980 के रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनको उस हवाले से कोई अमेंड करके उन रूल्स को उस पर कोई तरीक़ाकार वज़ा करना पड़ेगा आर्टिकल 184(3) का, या यही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इसी के ऊपर इसको डिसाइड करके और इसको वैलिडेट करके या दुरुस्त करार दे के फिर उसके बाद 3 रुकनी कमेटी का जो पूरा प्रोसेस उस लॉ में दिया हुआ है उसके तहत इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये इशू है आर्टिकल 184(3) का रेगुलेट करने का हवाले से। इस हवाले से जुडिशरी के अंदर से भी आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए और इस लॉ के हवाले से बात की गई कि इस कानून को पर इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरा अहम मामला है आला अदालतों में जजिस की अपॉइंटमेंट का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वैकेंसी खाली है। सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ 17 जजिस की होती है, 16 जजिस हैं इस वक्त, और 16 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो खाली असामियाँ हैं जजिस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी तादाद 2 हो जाएगी। एक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद एक नशिस्त और बढ़ जाएगी और एक पहले से पेंडिंग है। तो इन 2 जजिस की अपॉइंटमेंट काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन इसके मामले के ऊपर जो है वो उनको इसके लिए कुछ असूल तय करना होंगे, क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ख़ुद भी सीनियरिटी प्रिंसिपल के असूल के हक़ में हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल भी इस मामले के ऊपर मुतअद्दिद बार ये मुतालबा कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से कोई असूल तय करने चाहिए, कोई ज़ाब्ता-ए-कार तय करना चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, ताकि एक हमेशा के लिए एक असूल तय हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या है। तो ये 2 जजिस को अपॉइंट करने से पहले उनको जो है वो इस हवाले से कुछ असूल तय करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ अहम केसेस हैं उनको भी डिसाइड करना है जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले जो बहुत एक बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात हैं, वो भी एक बहुत अहम अवामी नौइयत का इशू है। जी हाँ, जहाँ पे ये इशू भी है कि आम साइलिन के केसेस कई साल समाअतों के लिए मुकर्रर नहीं होते। जहाँ पे ये इशू भी है कि क्रिमिनल साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो जेल पिटीशंस समाअत के लिए फ़िक्स नहीं होती। सिविल केसेस की अगर हम बात करें तो सिविल केसेस की भी एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और साइलिन ये शिकायत करते हुए हमें अक्सर दिखाई देते हैं कि हमारे केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, और अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएँ तो लंबी तारीखें दी जाती हैं और हमें फ़ौरी और बरवक्त इस हवाले से इंसाफ नहीं मिलता। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए जो 56,000 से ज़ायद केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, उनको ख़त्म करने के लिए या उस पेंडेंसी को कम करने के लिए
जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, क्या तरीक़ाकार तय करते हैं, ये बहुत अहम मामला होगा। और बिलखसूस ऐसे वक्त में जब कुछ स्पेशल बेंचेस की तश्कील के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो ज़र समात केसेस हैं इनको फौरी तौर के ऊपर कम करके इस मामले को जो है वो हल किया जाए। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस हवाले से भी जुडिशरी को वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन बूंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो सियासतदानों की नाअहलियाँ होती हैं, इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे और उसमें ये करार दे कि कोई भी सियासतदान उसको बराह रास्त आर्टिकल 184(3) के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम मामला है। इस मामले के ऊपर हमने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा। जी हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि उनको भी जो है वो ताहयात नाअहली का इसी 62(1)(f) के तहत नाअहली का सामना करना पड़ा। दीगर भी अगर हम कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात करें, जैसे पेंडिंग केसेस के ऊपर मैंने बात की, फिर उसके बाद जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है वो भी बहुत अहम है। फिर उसके बाद आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का मामला है वो बहुत अहम है। लेकिन इन सब के अलावा जो हाउस इन ऑर्डर करने के लिए, यानी अपने ही अंदर जजेस के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी इस हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आर्टिकल 184(3) को अगर रेगुलेट कर दिया जाता है तो इससे भी बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और जुडिशरी जो है वो एक मरतबा फिर यूनाइट हो जाएगी। फिर एक बहुत अहम मामला है जो खुद एहतसाबी का अमल है, जजिस के अपने अंदर खुद एहतसाबी का। बहुत सी ऐसी शिकायत हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस वक्त पेंडिंग हैं और ये मुतालबा हर तरफ से हो रहा है कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ तो केसेस के ऊपर धड़ाधड़ समात होती है। आम साइलिन के गो के उनकी भी शिकायत है कि हमारे केसेस तो खैर समात के लिए फ़िक्स ही नहीं होते, लेकिन साथ साथ ये एतराज़ भी उठाया जाता है कि जुडिशरी के अपने अंदर जो खुद एहतसाबी का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो बहुत स्लो है और उस अमल को, जो स्लो अमल है, उसको तेज़ करने के लिए शफाफियत के तहत जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट जो है वो मौजूद है। उस हवाले से भी बारहा ये मुतालबा किया गया कि उस मामले को हल होना चाहिए, उसको तय होना चाहिए। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जहाँ पे ये खुद एहतसाबी का मामला है, उसके साथ साथ कुछ दीगर इश्यूज़ भी हैं जिसको उनको एड्रेस करना होगा और फुल कोर्ट तश्कील देकर आर्टिकल 63A जैसे जो मुकदमात हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये एतराज़ है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का रीराइट किया, उस मामले को भी देखना पड़ेगा और हो सकता है उन केसेस को दोबारा रिवर्स कर दिया जाए। और सबसे अहम बात इस पूरी सूरत हाल में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अगर सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे देती है तो फिर उसके बाद जो आर्टिकल 184(3) के तहत ये जो फैसले किए गए उनकी क्या हैसियत रहेगी, इसके ऊपर भी बहुत अहम डिस्कशन हो रही है। और देखना ये है कि क्या इन सब केसेस की असर-ए-नौ हेयरिंग होगी या ये मामला जो है ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शंस का मामला अगर दोबारा ये तनाज़ा सर उठाता है तो ये मामला भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की ही कोर्ट में दोबारा आएगा। ये कुछ अहवाल है मुख्तसरन जो आपके सामने रखा। इस हवाले से एक मज़ीद डिटेल वीडियो में आपको हम तफसीलात बताएंगे। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।